हेलो 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 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में जो आप लोग वीडियो देखने वाले वो होने वाली है रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड सीजन 2 पार्ट 32 उर्दू हिंदी बाय हंसी टीवी की वीडियो जिस पर रिएक्शन देने वाले। मगर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। बाकी चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर जब भी ब्लड वेन्स या नसों की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल एक जैसी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिल से खून और ऑक्सीजन को ले जाने वाली ये खून की नालियाँ 3 तरह की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज दिल से खून और ऑक्सीजन को पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं, जबकि वेन्स इसी ब्लड को दिल के अंदर वापस लाती हैं। जबकि कैपिलरीज ब्लड और टिश्यूज के दरमियान किसी मादे या सब्सटेंस को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। इन तीनों का रोल और इनकी बनावट अलग अलग होती है। इसीलिए बीमार होने पर आपको इंजेक्शन ब्लड आर्टरीज के अंदर लगाया जाता है ताकि ये हार्ट के अंदर पहुंचकर इसका असर पूरे जिस्म तक पहुंचा दे। हार्ट अटैक की वजह भी इन्हीं आर्टरीज के अंदर फैट्स यानी चिकनाई का जमा हो जाना है, जो कि खून की सप्लाई को रोकती हैं। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक आम इंसान की नॉर्मल आर्टरीज हैं जिनका मुसलसल स्मोकिंग ये हाल करती है, और मुसलसल फ्राइड फूड या फास्ट फूड कुछ ऐसा। जबकि ये सब कुछ खाकर और स्मोकिंग करके एक्सरसाइज ना करना इन आर्टरीज को इतना ज़्यादा ब्लॉक कर देता है कि आपको ये किसी भी वक्त हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है। रमज़ान के महीने में बेहतरीन वक्त होता है जब फास्टिंग की वजह से आपका जिस्म इसी स्टोर शुदा फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन हम लोग इसका बिल्कुल उल्ट, जब अफ्तारी में फ्राइड खाने, समोसे, पकोड़े और ऑयल से बनी चीज़ें खाकर हार्ट को फिर इसी हालत के अंदर वापस ले आते हैं जैसा कि वो पहले था। इसलिए रोज़े के अंदर ये शिकायतें करने की बजाय अपनी डाइट के अंदर बदलाव करें। हेलो गाइस, 2 days वेरी हॉट गर्मी, रोजा इज वेरी प्रेसिंग मी, रोजा इज वेरी पुशिंग मी। और अगर अफ्तारी के वक्त कोई कॉल करके आपको परेशान करे तो उसका ये इलाज करें। क्या हाउ टू डील विद स्पैम कॉल। आई होप कि आप सबके रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। वैसे हमारी देसी फैमिलीज़ के अंदर रमज़ान के दिनों के अंदर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर देसी फैमिलीज़ के अंदर आप उठकर सुबह नहा नहीं सकते, वरना पूरा घर आपको ये बोलेगा, बलात्कारी आया, बलात्कारी। बकवास बंद करो, समझे ना? क्यों? तू कर सकता है, हम बोल नहीं सकते। नहीं। सुबह सहरी के वक्त अम्मी मुझे उठाते हुए उठ राजू, उठ, उठ राजू, उठ, सुनता क्यों नहीं? और लेट उठने पर अम्मी से गालियां खाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, वो एक हैबिट है। हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है जो कि वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। हैबिट बनानी पड़ती है। वाह। रमज़ान में अम्मी की जिम रूटीन्स। आज तो सारी नमाजें पढ़ूंगा बोलकर जब आप अफ्तारी के वक्त उठें तो आपके बहन भाई माँ बाप के सामने आपका इस्तकबाल करते हुए सहरी के बाद फजर की नमाज के लिए इंतजार करता हुआ मैं सोना नहीं। खैर मेरा तो इंटरनेट के बगैर दिन भर ये हाल होता है। विदाउट नेट डॉगी स्टाइल लाइफ इज, नेट के बगैर 3 दिन हमने कुत्ते वाली जिंदगी गुजारी। लेकिन आप अपनी रूटीन्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 32 में खुशामदीद। अब तक एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ये गाड़ी सही कर रही है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये जानवर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 40,000 साल पुराना है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है, लेकिन इतनी परफेक्ट शेप के अंदर है कि इसकी स्किन और ब्लड अभी तक बाकी है। अलास्का में खुदाई के दौरान ये बर्फ के अंदर जमा हुआ मिला था, जब किसी शिकारी जानवर के हमले की वजह से ये मरकर बर्फ के अंदर दब गया होगा और इसे अब जाकर निकाला गया। साइंटिस्ट ने इसे ब्लू बेब का नाम दिया है, जो आइस एज के दौरान मौजूद मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले बुल जैसे जानवर थे, और मौसम के बदलाव की वजह से 8,000 साल पहले इनकी नस्ल खत्म हो गई। लेकिन आज के टाइम के अंदर भी वोली मेहमत की तरह साइंटिस्ट इसका डीएनए लेकर इनको दोबारा पैदा करना चाहते हैं। किस लिए, किस मकसद के लिए, इसका जवाब तो इनके पास भी नहीं है, बस एडवेंचर।
आपने अक्सर अपनी प्लास्टिक की बोतल्स के नीचे या फिर किसी भी प्लास्टिक के जार के नीचे ये ट्रायंगल का शेप तो ज़रूर देखा होगा। इस ट्रायंगल के अंदर हमेशा कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ रहता है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? नहीं। दरअसल ये ट्रायंगल रिसाइकलिंग को शो करता है और इसके अंदर मौजूद नंबर्स ये बताते हैं कि इस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है या नहीं। रिसाइकलिंग का मतलब कि इसी प्लास्टिक को दोबारा से पिघलाकर किसी और प्लास्टिक आइटम के अंदर कन्वर्ट कर देना, जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। पहली बात तो यह है कि इन तमाम प्लास्टिक में से किसी को भी माइक्रोवेव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने के अंदर शामिल होकर इसको कार्सिनोजेनिक यानी जहरीला बनाकर कैंसर पैदा कर सकते हैं, और इनको सूरज की रोशनी के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। डैमेज होने पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि खुद ये प्लास्टिक बिना माइक्रोवेव के भी इस चीज़ के अंदर शामिल हो सकता है जो कि इस जार के अंदर या बोतल के अंदर मौजूद है। आसान अल्फाज के अंदर आपको प्लास्टिक नंबर 3, 6 और 7 को इग्नोर करना है। नंबर 3 की प्लास्टिक को पीवीसी प्लास्टिक से बनाया जाता है और इसके अंदर फैलेट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर 6 को पॉलीस्टेरीन से बनाया जाता है और ये भी कार्सिनोजेनिक है। और नंबर 7 के अंदर पॉलीकार्बोनेट मौजूद है और इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लिहाजा इसको भी इग्नोर करना चाहिए। 2, 4 और 5 इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। नंबर 1 भी सेफ़ है, जो कि ज़्यादातर पानी की बोतल्स के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन इसे सूरज की रोशनी के अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के साथ जिनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। टीवी और सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने लिए ज़ेरे ज़मीन बनकर बना रहे हैं, जिनके अंदर वो तमाम आसाइशात और सहूलतें मौजूद होंगी जो कि एक 5 स्टार होटल के अंदर हुआ करती हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? फेसबुक का बानी मार्क ज़ुकरबर्ग $270 मिलियन खर्च करके ये बंकर बना रहा है। पेपाल और ओपन एआई के सीईओ भी ये बंकर बना रहे हैं और इसके पीछे वो वजह ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द दुनिया को एक सोलर स्टॉर्म हिट करने वाला है। सोलर स्टॉर्म का मतलब है कि सूरज के कोरोना यानी इसकी बाहरी सरफेस से मैग्नेटिक एनर्जी और प्लाज्मा का स्पेस के अंदर निकलकर जमीन तक पहुंचना, जो जमीन के बाहर मौजूद सैटेलाइट सिस्टम, पावर ग्रिड सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को फेल कर सकते हैं। ये सोलर स्टॉर्म हर 10 से 12 साल के अंदर मुसलसल आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये अगले 3 से 4 साल के अंदर दोबारा से जमीन को हिट करने वाला है। और नासा के मुताबिक अब की बार ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ दिन या महीनों के लिए बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये जानना है कि नासा ने यहाँ पर सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी यानी चांस बताया है, वार्निंग दी है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट जारी नहीं की। सो ये सच भी हो सकता है और सनसनी भी। सच इसलिए क्योंकि आखिरी बार 1985 के अंदर आने वाले सोलर स्टॉर्म ने लगभग टेलीग्राम की तमाम लाइंस को तबाह कर दिया था। और आज के इंसान क्योंकि इतना एडवांस हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट पर टोटली डिपेंडेंट हैं, तो ये दुनिया को जाम कर सकती है। अब बज़ाहिर तो इन बिलियनियर्स का ये मानना है कि इन्हीं हालात से बचने के लिए वो ये बंकर बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती। सेंस ये चीज़ बनाती है कि ये लोग दरअसल सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के मेंबर हैं, जो कि अंदर से ये जानते हैं और प्लान कर चुके हैं कि दुनिया बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग की तरफ जाने वाली है। और ये लोग जानते हैं कि इन्हें खुद को और अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए क्या करना है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया के लिए सोशल वैल्यूज़ और बराबरी की बात करने वाले इन लोगों की हकीकत यह है कि बाकी इंसानों को मरने के लिए छोड़कर ये अपनी जान बचाने की फिक्र में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कि इन आने वाली जंगों को और तबाही को रोक सके, करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगियों को बचा सके। Bunkers. The top 1% are building bunkers. Mark Zuckerberg is constructing one in Hawaii, and it's worth $270 million. Are they trying to survive a war? Maybe another pandemic? Or an apocalypse? Do they know something that we do not? खैर ये सब तो इनके प्लान है, लेकिन होगा वही कुछ जो कि अल्लाह चाहेगा। सो इनकी तैयारियों और मंसूबों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका नाम है पैन अमेरिकन हाईवे, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है, और इसकी लंबाई है 30,000 किलोमीटर या 19,000 मील। ये शुरू होती है नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट की अमेरिकी रियासत अलास्का से और दूसरे बड़े आज़म यानी साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना मुल्क के जनूबी सिरे तक जाती है। इस सड़क का मंसूबा पहली बार 1923 के अंदर खुद अमेरिका ने तजवीज़ किया था, जिसके बाद इसके मुआहदे पर 1937 के अंदर अर्जेंटीना, बोलीविया, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, पनामा, निकारागुआ, पेरू और अमेरिका ने दस्तखत किए थे। लेकिन अगर बात की जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तरीन सड़क कौन सी है, तो इसका जवाब होगा एशियन हाईवे 1।
ये 20,557 किलोमीटर या 12,774 मील लंबी है, जो कि जापानी दारुल-हुकूमत टोक्यो से तुर्किया और बुल्गारिया की सरहद तक फैली हुई है और कोरिया, चीन, जनूब मशरकी एशिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और ईरान से होते हुए गुजरती है। लेकिन इतनी लंबी सड़क पर भी दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाने का कोई फायदा नहीं, जब खास तौर पर आपके दोस्त भी इस तरह से हों। अब्बा नहीं मानेंगे। आप इन दोनों इतने लंबे रोड्स पर किसके साथ इस लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे ट्रिप से मुतालिक सवाल करने पर आपके और मेरे दोस्तों के जवाब बिल्कुल एक जैसे होंगे, कुछ इस तरह के। अब्बा नहीं मानेंगे। मेरी हालत इतनी बुरी है। लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। यार मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचेंगे, बट सोचेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। एक तो गाड़ी स्टार्ट कर। नहीं। मस्त प्लान है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। के तो गाइस यही था मेरा इस वीडियो पर रिएक्शन। तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को तो देखो सबसे बढ़िया जो लगा ना, बंकर वाला लगा। और देखो कुछ और ही हो सकता है। देखो वो जगह जो है ना, लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 की, इसी वजह से बन होंगे बंकर, वरना इस रेस की वजह से तो, अगर ये जो एक चीज़ कह रहा है इसकी वजह से, तो ये अपना इंटरनेट अच्छा करे ना, क्योंकि पैसा नहीं कमाना इंटरनेट से और ही नहीं करना है, तो ये पैसा कमाने के लिए खुद उस चीज़ को सही करे, उस चीज़ को रोके। लेकिन नहीं, ये बंकर बना रहा है, तो इसका मतलब उससे बचने के लिए नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से कर रहा है, क्योंकि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर है और यही करवाएंगे। पता है इनको क्या होने वाला है, कि तुम्हें पता है ना इल्यूमिनाटी वाले। बाकी होना तो वही है जो खुदा चाहता है। बाकी मैं तुम लोग क्या लगा? बाकी वीडियो पसंद लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग को क्या लगता है। भाई मेरे को तो यही लगता है। बाकी मुझे सबसे बढ़िया वही लगा, बंकर वाला फैक्ट। बाकी तुम लोग को कौन सा अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लव एंड बाय बाय।